इंटरव्यूज के लिए अब आप प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में है हमारी ही पूर्व छात्रा मनीषा प्रजापत, जिन्होंने एमपीपीएससी क्लियर करके अभी एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब पाई है। इसके आगे ये डिप्टी कलेक्टर भी बन सकती है। वी आर सो प्राउड कि आज मनीषा हमारे साथ है। तो आइए मनीषा से जानते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। हेलो मनीषा, कैसा रहा आप बताइए मुझे। आपने स्टार्टिंग, क्या आप शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? जी मैम, बोल सकते हैं कि मतलब स्कूल के टाइम से ही मतलब मैं क्लास में हमेशा अपना टॉपर रही हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है मेरे गांव में स्कूल नहीं था। हाँ। तो हमेशा से मेरी जो स्कूलिंग है वो बाहर से ही हुई है। ओके। हाँ मतलब बचपन से ही मैं पहले अपने बुआ जी के यहाँ रहकर मैंने अपनी पढ़ाई की। देन उसके बाद में फिर खाते गाँव में यहाँ पे मेरे मामा जी का घर है, तो जी। यहाँ रह के फिर मैंने विद्यासागर स्कूल से अपना पढ़ाई की थी। तो आप ऐसा मैं मान सकती हूँ कि स्कूल से ही आपको ये प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। स्कूल ने सपोर्ट किया आपको उस चीज़ के लिए? बहुत सपोर्ट किया मुझे स्कूल में। जब स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे तो टीचर जब मुझे बोलते थे कि आप बहुत बड़ा करोगे आगे जाकर, तो फिर मुझे उससे प्रेरणा मिलती थी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर बाद में फिर जब फैमिली का भी सपोर्ट मिला तो फिर मुझे और मोटिवेशन मिला। आपका क्या सब्जेक्ट था 11th-12th में? हाँ मैम, मेरा बायोलॉजी था। आपने 12th में क्या कितने परसेंटेज बनाए थे? मेरे 12th में 91% मार्क्स थे। अभी विद्यासागर स्कूल से अगर मैं किसी पुराने आपके टीचर अध्यापक को याद करने बोलूँ कि कौन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मैम 10th में राठौर सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था मुझे। उसके अलावा सर विजय सर भी, जी। विजय सर रहे हैं। और मैं याद कर पा रही हूँ दीपा पालीवाल मैम रहे थे। और चंद्रवंशी सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, धर्मेंद्र सर। तो इन लोगों ने मुझे बहुत मतलब सुन के ही इतनी खुशी हो रही है कि आज की डेट में आई गेस 2017 पास आउट है आप 12 और आज 24 में भी इन्हें अपने एक एक टीचर का नाम याद है। ये होता है गुरु के प्रति आदर, और यही है जो बच्चों को बहुत आगे तक ले जाता है। और मैं जानना चाहूँगी मनीषा, अभी आप क्या करें? कितने साल लगे आपको? एमपीपीएससी के कितने राउंड्स दिए आपने और क्लियर किया? मैम ये मेरा एमपीपीएससी में थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था। मतलब इससे पहले मैं एक इंटरव्यू और दे चुकी हूँ पिछली बार जो 2021 वाला जो था। फर्स्ट थर्ड राउंड था एमपीपीएससी में। आफ्टर 12th आपने क्या किया मनीषा? आफ्टर 12th सबसे पहले यही डिस्कशन चला जब बहुत अच्छे परसेंटेज बने कि हाँ अब आगे पढ़ाई करनी है। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ मतलब 12th करवाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसलिए फिर सब परिवार का कहना था कि आगे पढ़ना चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद कि क्या करना चाहिए, तो मेरे एक भैया ने मुझे बताया था कि एमपीपीएससी एक एग्ज़ाम होता है जी। आप वो कर सकती हैं। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, बस मुझे ये पता था कि इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू देना होता है। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं ये कर लूँगी। सिर्फ ये सुन के कि एमपीपीएससी एक एग्जाम होता है जिससे गवर्नमेंट जॉब लगती है एंड यू वर डिटरमाइंड कि मुझे ये क्लियर करना है। मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे अब यही करना है। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे पीएससी करना है, तो उसके बाद मैं फिर इंदौर गई जी। तो फिर मुझे वहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिले। हाँ, लेकिन मैं भटकी नहीं। मैं जो डिसाइड करके गई थी कि मुझे एमपीपीएससी करना है, तो फिर कि हाँ एमपीपीएससी ही करना है। एक छोटी सी प्लेस से मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कोई भी बच्चा इंदौर जाता है ना, जब बड़ी सिटी में जाता है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारी एक एंजॉय वाली लाइफ भी होती है, एक फैशन वाला भी रहता है कि बच्चे बहुत तैयार होके और ये सब चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, पर मनीषा थी कि नहीं, जिस लक्ष्य के लिए मैं बाहर आई हूँ मुझे वही करना है। जी मैम। तो फिर उसके बाद आपकी एमपीपीएससी की जर्नी चालू हुई। और साथ में ग्रेजुएशन सब, तो उसके लिए होलकर साइंस कॉलेज मुझे मिल गया था क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे 12th में, तो होलकर साइंस कॉलेज बहुत आसानी से मिल गया। साथ ही फिर मैंने पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और एग्ज़ाम देना मैंने 2020 से स्टार्ट किया। 20 से ओके, कोरोना टाइम से। ग्रेजुएशन के बाद मेरा 20 में ग्रेजुएशन हो गया था। देन उसके बाद में फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 का एमपीपीएससी का, तो मेरा उसमें प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया था, बट मैं मेंस में रुक गई थी। तो आप मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को भी बताइए, अगर हमारा एग्जाम रुक जाता है 1, 2, 5, 10 नंबर से रुक जाता है, तो उसके बाद हम अपने आप को वापस कैसे मोटिवेट करें कि नहीं मैं ये क्रैक कर सकती हूँ? मैम मुझे इसके लिए लगता है कि हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत है। ये जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हमें कंपटीशन मतलब एग्ज़ाम को एक टारगेट की तरह लेना चाहिए, साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी चाहिए। फिर और इसमें हमें ये एक माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार में ही सफल हो जाएंगे।
बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें माइंडसेट बना के रखना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। सफलता असफलता दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक टाइम पे MPPSC कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं? जो प्रीलिम्स में फॉर्म भरते हैं तो वो लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे प्रीलिम्स फॉर्म भरते हैं। और मेंस तक कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई है। ओके। मतलब जितनी अगर 200 वैकेंसी आई है तो उसके 20 गुना जो है वो मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मनीषा कहीं वो 1 लाख स्टूडेंट्स में से क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्लियर करके आज मनीषा हमारे सामने बैठी है। मनीषा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आगे आप क्या देख रही हैं, आपका ड्रीम? मैम मेरा जब से PSC की तैयारी स्टार्ट की थी तो जो मुख्य लक्ष्य था वो डिप्टी कलेक्टर का पद था। तो अभी इस बार चूंकि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम रह गए थे, इसलिए मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। तो मेरा अगला लक्ष्य यही है कि मैं वापस से एग्जाम दूंगी और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिले। और हमारे पास एक आध साल आने वाले सालों में हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि वापस इसी सीट पे बैठ के हम एक डिप्टी कलेक्टर का इंटरव्यू लें। ये बहुत सौभाग्य और प्राउड फीलिंग होगी हमारे लिए। मनीषा, मुझे ये बताइए और ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के अंदर आज होने चाहिए कि वो आगे जाके अपने लक्ष्य की तरफ से भटके नहीं, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हम जिस अभी जनरेशन में है जो कि सोशल मीडिया वाली जी बिल्कुल सही, जहाँ पे कि हम इंस्टाग्राम फेसबुक इनके चक्कर में बहुत जल्दी मतलब भटक जाते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हाँ। हम अगर रील्स देखने लगे तो 2 से 3 घंटे कब निकल जाए पता नहीं। बिल्कुल सही। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेशन। मतलब बाहर से हम मोटिवेशन नहीं ले सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप नहीं कर सकते। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, साथ ही साथ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। हाँ। कुछ भी फील्ड हो, कुछ भी हो घर में, एक परसिस्टेंस वाली फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हम बीच में अगर 2 से 3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है वापस। मनीषा से बैक में बात करते हुए मुझे पता चला था कि एक मैनिफेस्टेशन भी उनका बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था उनकी सक्सेस के लिए, जो वो मानती है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को, मेरे बच्चों को उसके बारे में भी बताएं, क्या आपने इमेजिन किया और क्या आपने अचीव किया? जब मैंने PSC की तैयारी स्टार्ट की थी तब से मैं टॉपर्स के वीडियोस देखती थी कि उनको कैसे उनको सम्मानित किया जाता है, कैसे मतलब टॉपर्स के इंटरव्यू लिए जाते, तो वो सब मैं इमेजिन करती थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा, हाँ मैं कैसे इंटरव्यू देने जाऊंगी, कैसे मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स को बताऊंगी, वो कितने खुश होंगे, मुझे सब जगह बुलाया जाएगा, मेरे भी इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो वो सारे मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, चाहे जो भी हो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर। लाइफ में कोई सी भी बात हो, हर चीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मनीषा ने अपने गांव की कितनी ही बच्चियों के लिए दरवाजे खोले होंगे ये प्रूव करके कि अगर मैं कर सकती हूँ तो बहुत सारी दूसरी बच्चियाँ भी कर सकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के कि मैनिफेस्टेशन के बारे में जो मनीषा ने बताया, जो उन्होंने सोचा कि मेरा भी ऐसा सम्मान हो, वापस से आज मनीषा का उन्हीं की स्कूल में सम्मान हुआ। एक अलग ही फीलिंग होगी कि कभी वो उस बेंचेस पे बैठी रहती थी जब दूसरों का सम्मान होता था और आज वही टीचर्स मनीषा का सम्मान कर रहे हैं स्टेज पे। इस फीलिंग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ये आती है कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क से। बहुत बढ़िया। मनीषा, मैं जानना चाहूँगी आपके पेरेंट्स क्या बहुत वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से आते हैं? नहीं मैम, मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा जो है, मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ, मेरे पापा किसान हैं, बहुत बढ़िया, वो खेती करते हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी मतलब अच्छी ओके थी, मतलब इतनी खराब भी नहीं थी और ज़्यादा अच्छी भी नहीं। कि मेरे मम्मी पापा का बहुत संघर्ष रहा है, इंदौर में रह के मतलब पढ़ाना बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, तो उनका मतलब बहुत साथ रहा है। तो फैमिली बैकग्राउंड के बाद भी और मम्मी पापा को देखते हुए था कि इंदौर जाके आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना ही है, हमें उनके संघर्ष का एक बहुत अच्छा प्रतिफल ला कर देना है और वो चीज़ आज हुआ। इस टाइम पे जो उनके पेरेंट्स फील कर रहे होंगे वो फीलिंग
किसी चीज़ से भी नहीं आ सकती जब हमारी बच्ची का उसी के गांव में, उसी के स्कूल में, उसी के शहर में जब सम्मान होता है। और आज हम उन्हें बुला रहे हैं मनीषा प्रजापत के फादर, मनीषा प्रजापत की मम्मी, तो वो एक फीलिंग ही अलग होगी आपके लिए। लास्ट मनीषा, हम जानना चाहेंगे कि आज जो बच्चे हमारे 11th-12th कर रहे हैं, आप भी इंदौर में रही, आपने भी माहौल देखा, तो मैं 2 लाइन आपसे चाहूँगी कि आप मेरे बच्चों को कहें जिनसे वो भी जब बाहर जाए पढ़ने के लिए तो वो जो 90% भटक जाते हैं वो उस कैटेगरी में ना आके वो 10% आप जैसे कैटेगरी में आए। 2 लाइन मेरे बच्चों के साथ, फिर हम समाप्त करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि 12th के बाद में हम एक नई लाइफ में इंटर करते हैं। हमारी कॉलेज लाइफ होती है। कॉलेज में डिसिप्लिन सेल्फ फ्री रखना पड़ता है। कभी कोई टीचर्स कभी नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो, कभी कोई नहीं बोलेगा। और जब हम इंदौर जैसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा भटकाव है, हमें बहुत सारे नए दोस्त मिलते हैं। हमें उसमें से चूज करना रहेगा कि कौन दोस्त है जो हमारे लिए अच्छे हैं। कंपनी मैटर्स। हाँ, कंपनी मैटर्स, संगति बहुत असर करती है। तो हमें हमारी संगति सबसे पहले तो अच्छी रखनी है। दूसरा, हम जिस लक्ष्य के साथ इंदौर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमें उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। साथ साथ डिसिप्लिन रखना है और मेहनत करनी है और हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना है। ये मैंने इनके अंदर जो देखा है वो बस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो once again a big round of applause. Thank you Manisha for coming here and motivating us. We are so proud to have you. Thank you so much.